नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है बुलकी बाय जूडिथ राइट। प्राइमरीली द पोम इज ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पायनियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो पायनियर्स थे, जो नेटिव ऑस्ट्रेलियन थे, उनका कंट्रीब्यूशन और उस कंट्रीब्यूशन को कॉमेमोरेट करना, उसको एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, प्रेज करना, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो किस तरीके से उन्होंने एक लेगेसी सेट की, किस तरीके से एक लेगेसी को डेवलप किया और उनकी क्वालिटीज कैसे ऑस्ट्रेलियंस के लिए गाइडिंग फोर्स बनी, वो उसका एक एक्सेप्टेंस, एक एक्नॉलेजमेंट, एक कॉमेमोरेशन इस पोम में आपको मिलता है। कैसे वो बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ जीने वाले लोग वो ऑस्ट्रेलिया की प्रोग्रेस में पायनियर्स थे। वो जो वैल्यू सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, जिसको उन्होंने जिया, जो ऑनेस्टी के साथ अपना काम किया, वो प्रिंसिपल्स गाइडिंग फोर्स की तरह सारे लोगों ने अडॉप्ट किए और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बनाया। सो बिफोर आई एनालाइज द पोम एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल, लेट मी समराइज दिस पोम। पोम में बड़े सिंपल तरीके से ये दिखाया गया है कि किस तरीके से बुलकी और द लाइफ ऑफ बुलक ड्राइवर, बुलकी रिफर्स टू द एक्ट ऑफ ड्राइविंग बुलक कार्ट। तो वो गांव के जो बैलगाड़ी से चलने वाले सीधे साधे लोग, फार्मर्स, इधर से उधर बोझा ढोने वाले लोग, और उनके कंट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मली अनसंग वॉरियर्स हैं। कॉमनली जब आप हिस्ट्री में बात करते हो तो उन लोगों की बात करते हो जिन्होंने पॉलिटिकली उस नेशन को बनाया, या उनका टेंजिबल एक डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोग्रेस में किसी भी कंट्री के। लेकिन इस पोम में कॉन्ट्रीब्यूशन किनका है? जो इनटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, उस प्रिंसिपल जनरेटिंग सिस्टम, उस ऑनेस्टी की क्वालिटी को, सच्चाई की क्वालिटी को, जो वो प्रिंसिपल ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और जो अनसंग वॉरियर्स हैं, अनसंग हीरोज हैं, वो कौन से? नॉर्मल मजदूर किस्म के लोग, नॉर्मल फार्मर्स। उन लोगों की लाइफ को इस पोम के थ्रू उन्होंने कॉमेमोरेट किया हुआ है। सो फर्स्ट स्टैंजा में वो बात कहती हैं कि किस तरीके से ये जो बुलक ड्राइवर्स और ये जो फार्मर्स या फिर ये मजदूर बिना किसी तरह के वेदर की परवाह किए हुए अपना काम बड़ी ईमानदारी से और परसिवियरेंस के साथ, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट किए हुए करते रहते थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेदर दे कंटिन्यूड देयर वर्क। और यही काम उन्होंने पूरी लाइफ किया जब तक कि वो उस काम को करने के लिए फिजिकली इनकैपेबल ना हो गए हो। यानी अपने बुढ़ापे तक उन्होंने उन सारे प्रिंसिपल्स को जिया, अपनी पूरी लाइफ में वो मेहनत की और बाकी दूसरे लोगों को किस तरीके से मेहनत की जाए ये सिखाया अपने उस लाइफ से। भले ही जब आप देखते हो कि टेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन या सोशल एक्टिविज्म, तो इनका ऐसा रोल नहीं है। लेकिन ये उस ऑस्ट्रेलियन जो प्रिंसिपल है, गाइडिंग फोर्स है, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। तो इनकी लाइफ को कॉमेमोरेट करना डिजर्व करते हैं। दे डिजर्व द मेंशन, दे डिजर्व दिस एक्नॉलेजमेंट। तो बिना किसी तरह के वेदर की परवाह किए हुए ये करते चले गए अपना काम, जब तक कि ये फिजिकली इनकैपेबल ना हो गए, जब तक बूढ़े ना हो गए हों तब तक। बूढ़े हो करके उस लाइफ को रिवर्स ऑर्डर में बस रियूमिनेट करने लायक ही बचे, तब तक वो काम करते रहे। थर्ड स्टैंजा में उनको उस ओल्ड मोजेस से कंपेयर किया हुआ है। ओल्ड मोजेस वर द अर्लीस्ट पीपल ऑफ जेरूसलेम इजराइल हु फ्रीड द स्लेव्स फ्रॉम इजिप्ट। जो इजिप्ट में जूस थे जिनको कि स्लेव बना के रखा गया था, ये बिब्लिकल रेफरेंस है यहाँ पर। तो उनको जैसे मोजेस ने फ्री कराया था, एंड मोजेस वर द फर्स्ट पीपल टू टीच द वर्ल्ड द साम्स ऑफ बाइबल और द प्रीसेप्ट्स ऑफ बाइबल। तो मोजेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है क्रिश्चियनिटी को डेवलप करने में और स्प्रेड करने में, क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को लोगों के सामने पहुंचाने में, लोगों तक ट्रांसलेट करने में, एक तरीके से इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द वर्ड ऑफ गॉड टू द कॉमन पीपल। ये मोजेस से कम नहीं है। इन लोगों को भी, जो पोएट्स हैं, वो मोजेस की एक कंपैरिजन, एक मेटाफोर यूज किया उन्होंने मोजेस का, कि जिस तरीके से उन्होंने उन स्लेव्स को इजिप्ट से फ्री कराया, यहाँ पर जो वो नेटिव सेंटिमेंट्स थे या नेटिव पीपल थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको कैसे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए,
किन फोर्सेस, किन गाइडिंग फोर्सेस या किन प्रिंसिपल्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, उन प्रिंसिपल्स को इन्होंने कैरेक्टराइज करके अपने लाइफ से बताया. सो पोएटेस इज सिंपली फीलिंग a sense of gratitude to these people whose name is not recorded in Australian history. They were unsung warriors, unsung heroes. फोर्थ स्टैंजा में फिर वो जो कब तक वाली सेंस है उसको कंटिन्यू किया कि कब तक, जब तक कि उनकी लाइफ की जो शाम ना हो गई हो, लाइफ उनकी क्लोज तक अपने ना पहुंच गई हो, और टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ देयर लाइफ व्हेन दे वर नॉट फिजिकली फिट टू डू द हार्ड लेबर, दे प्रेड द नेम ऑफ गॉड. और अपनी बात, अपनी आवाज, अपने उन मेहनत की आवाज भगवान तक पहुंचाने का मतलब दे सिंपली प्रेड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. दे प्रेड एंड देन दे फेल्ट अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड. जब तक कि उनकी लाइफ थी तब तक वो ये काम करते रहे. बड़ी सीधी सी लाइफ. इस लाइफ को आप थॉमस ग्रे की एलिजी से कंपेयर कर सकते हो. जैसे उन्होंने उस एलिजी में उन कॉमन लोगों की लाइफ को कमेमोरेट किया है जिनको किसी ने आज तक नहीं पहचाना, ना ही बात की. उन लोगों के बारे में वो एलिजी लिखी गई थी. ऐसे ही यहाँ पे समझ लीजिए जो पीपल लाइक बुलक ड्राइवर, जिसकी लाइफ बड़ी सिंपल है, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी मेहनत करते हुए गुजार दी, और वही मेहनत का नतीजा है जो ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ. और ये कब तक चलता रहा? जब तक कि वो लाइफ उनके सामने ही डेवलप ना हो गई हो. जिन कच्चे रास्तों पर वो बैलगाड़ी लेकर के जाते थे जब तक कि वो पक्के ना हो गए, जो सुनसान गलियां थीं जब तक कि वो पॉपुलेटेड ना हो गई हो, जब तक कि वो गांव शहर ना बन गए हों, उनके सामने ये सारा डेवलपमेंट हुआ. एंड देन दे साइलेंटली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग दे लेफ्ट द वर्ल्ड. तो उनकी लाइफ जितनी सिंपल दिखती है उतना डिजर्व भी करती है उस मेंशन को, उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड को. दे आर द forefathers, they are the true Australian people, they are the true human beings who taught the people that lessons of perseverance, the lessons of moderate life, the lessons of honesty, the lessons of hard work. They believed in hard work. और लास्ट के स्टैंजा में भी फिर वही कि वो एक उस promised land, जो एक मोजेस का बिब्लिकल रेफरेंस है कि मोजेस kept on doing the good work for the righteousness of the mankind with the promise of a promised land. So promised land मतलब एक better life, एक better country. तो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये एक प्रॉमिस रहा होगा अपने आप से आने वाली जनरेशन्स के लिए कि वी आर गोइंग टू लीव यू अ बेटर प्लेस टू लिव इन. एक बेहतर कल जो बनाने के लिए हमने पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर दी. So that you live, you enjoy this better world. वो promised land क्या है? वो better world ही है. और if Australia stands somewhere in the world politics right now or in the world's progress economically somewhere, so they owe greatly to these people. So उनके उस contribution को यहाँ पर acknowledge करने की बात ये है. अब themes की और title की बात करते हैं. So the title Bullocky refers to the act of driving bullock cart. Simply, bullock cart was the mode of transport in those days. लोग बैलगाड़ी से ही सामान इधर उधर ढोया करते थे. तो वो एक्ट, और उस एक्ट के थ्रू क्या है कि एक क्रॉनिकलिंग द लाइफ ऑफ अ बुलक कार्ट ड्राइवर. उस बुलक कार्ट ड्राइवर की लाइफ, उस लाइफ को किस तरीके से कमेमोरेट किया गया इस पोएम में ये है. पोएम वाज पब्लिश्ड इन द एंथोलॉजी मूविंग इमेज इन 1946. ये जो एंथोलॉजी थी जूडिथ राइट की मूविंग इमेज, उसमें पब्लिश हुई थी. इट इज सिंपली अबाउट अ ड्राइवर ऑफ बुलक कार्ट हु केप्ट ऑन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट हिज लाइफ. पूरी जिंदगी इधर से उधर सामान ढोते हुए जिनकी बीत गई बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, अपनी काम को निष्ठा से, अपने काम को पूरी लगन से, मेहनत से करते हुए, बिना किसी स्ट्रगल की परवाह किए, बिना किसी इम्पेडिमेंट्स की परवाह किए, लाइफ के लिए एक ट्रिब्यूट है ये पोएम. सो इट हाइलाइट्स द हार्डशिप्स एंड द स्ट्रगल ऑफ ऑल द लेबर क्लास पीपल, ऑल द फार्मर्स, और all these kind of people like bullock driver. So it is not simply bullocky, it is not simply an act of driving a cart. They told the people how to work hard with honesty, without any expectations or without any corruption. किसी तरह का कोई लालच नहीं, कोई ग्रीड नहीं, अपने काम के बस बल पर अपनी लाइफ को बड़े सीधे तरीके से जीना.
उस लाइफ को कमेमोरेट करने के लिए। कमेमोरेशन इज अ प्रेज एंड एक्सटेंडिंग अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार जैसे व्यक्त करना होता है जब आप दूसरों के लिए ये फील करते हो कि देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर लाइफ वाज ऑफ ग्रेट डील। तो यहाँ पे पोएटिस उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करने की बात है और सारे लोगों को ये जताने की बात है कि दे शुड पे अ होमेज टू दीज पीपल। थीम्स की बात करते हैं। द पोम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एन एक्चुअल पर्सन's लाइफ हुज नेम वाज जैक परकिस। ही वाज आल्सो अ बुलक ड्राइवर एंड देन ही वर्कड फॉर द फैमिली ऑफ जूडिथ राइट। तो उसकी लाइफ को एक तरीके से कमेमोरेट करना और उसकी लाइफ से जो इनको नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, वो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक था उस टाइम के लोगों की लाइफ में। ऐसा नहीं था कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन ही उस तरह का मेहनती था, बल्कि क्या था कि उस टाइम के लोग इसी तरह की मेहनत में बिलीव करते थे। अपनी मेहनत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले, अपने काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले, अपने प्रोफेशन को चाहे वो छोटा हो बड़ा हो उसको उतनी इंपॉर्टेंस देने वाले लोग, उन सारे लोगों के लिए ये एक ट्रिब्यूट। इट क्रॉनिकल्स मतलब डिटेल्स। इट इज अबाउट द लाइफ ऑफ पर्सन एक प्रोफेशनल विद स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस। अब रेजिलियंस कैसे, मतलब इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेदर, इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, दे केप्ट ऑन वर्किंग। वो हर तरीके से उनके लिए काम सबसे पहले था। सो उस स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस एंड देन दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। Traveling from one place to another place and transporting goods was their profession. And then they believed in the sacredness of any profession, whether it is small or big, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कि हर तरह के प्रोफेशन की एक sacredness, एक piety, एक piousness, वो जो पवित्रता है उस प्रोफेशन की, उसको बिलीव करते थे और अपनी मेहनत से उसको काम को करते थे। तो उस लाइफ को एक ट्रिब्यूट देने के लिए कंपोजिशन है। Moreover, the man symbolizes परसिवियरेंस, सैक्रेडनेस ऑफ प्रोफेशन। ये सिंपली जो उसकी लाइफ किस चीज को सिंबलाइज करती है? द लाइफ ऑफ परसिवियरेंस, द लाइफ ऑफ हार्ड वर्क, द लाइफ ऑफ ऑनेस्ट वर्क, द लाइफ ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ये प्रोफेशनलिज्म का जो लेसन उन्होंने सिखाया, ये एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर था ऑस्ट्रेलियंस की लाइफ में। सो वो सैक्रेडनेस ऑफ फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग, मतलब जिस तरीके से आजकल जो मॉडर्निटी में, जो मॉडर्न वेज में इन सारी चीजों को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, तो वो एक गांव वाले बंदे से आप पूछ कर देखिए कि कितना वो प्रोफेशन वो सैक्रेड है। कैटल रियरिंग वाज सिंपली एन एक्ट ऑफ कनेक्टिंग विद नेचर। फार्मिंग इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ कनेक्टिंग oneself with nature. It is also the means of growing harvest and earning money, but it is also a chance to connect oneself to the roots, to the nature. Cattle rearing, पशुपालन और फार्मिंग, इन दोनों प्रोफेशन की जो सैक्रेडनेस है उसको यहाँ पे कमेमोरेट किया जा रहा है। इंडिजेनस सैक्रेड इन प्रोफेशन। सो ये ऑस्ट्रेलियन इंडिजेनस जो लोग थे, दे बिलीव्ड इन द सैक्रेडनेस ऑफ एनी प्रोफेशन, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उस चीज को यहाँ पर इन्होंने पूरी लाइफ जिया, पूरी लाइफ कंटिन्यू किया, जब तक कि उनके हाथ पर चलना बंद ना हो गया, जब तक कि उसके बारे में सिर्फ सोचने लायक ही वो रह गए। प्रोफेशन इज प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन जो हैं वो इक्वली सैक्रेड हैं। तो सैक्रेडनेस ऑफ प्रोफेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम, वर्क वाज वर्शिप फॉर देम। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हिज बिसाइड हिज हैवी शोल्डर्ड टीम, ये टीम कौन सी है? जो बुलक्स, टीम ऑफ हिज बुलक्स, यानी कि जो पेयर ऑफ बुलक्स, यहाँ पे पेयर ऑफ बुलक्स कह सकते हैं उसको, पेयर ऑफ बुलक्स, उनके साथ। थर्स्टी विद द ड्रॉट एंड चिल्ड विद द रेन अलोंग विद हिज पेयर ऑफ बुलक्स, इवन दो ही वाज थर्स्टी, इवन दो ही वाज हंग्री। तो उस अपनी पेयर ऑफ बुलक्स, उस टीम के साथ, ही वेदर्ड ऑल द स्ट्राइडिंग ईयर्स। वेदर्ड मतलब क्या है? फेस्ड, कन्फ्रंटेड, टॉलरेटेड all the striding years. Striding मतलब जो moving years, जो moving time, मतलब they kept on going along the time, they kept on moving along the time, टाइम के साथ साथ चलते रहे बिना किसी चीज की परवाह करते हुए, ना तो ठंड, ना ही बरसात, ना ही गर्मी, किसी भी तरह के मौसम की परवाह ना करते हुए they kept on doing their work till the rain
विडर्शंस मतलब जो है एंटी क्लॉकवाइज इन हिज ब्रेन। एंटी क्लॉकवाइज इन हिज ब्रेन मतलब क्या है कि ये कब तक चलता रहा, जब तक कि ये काम सिर्फ मेमोरी में रिमिनेट करने लायक न रह जाए, यानी कि until they became old, until they became very tired in age। जब वो एज, when they suffered the palsy of the age, जब वो palsy weakness due to old age, when they were no longer able to do the hard work, तब तक वो करते रहे। और एक टाइम ऐसा आया when they could not do the hard work, they brought daylight work, so they kept on ruminating। एक टाइम आता है जब आप अपना काम करते हो और आफ्टर रिटायरिंग यू थिंक अबाउट द पास्ट, यू थिंक अबाउट ऑल द इयर्स गॉन बाय। उस टाइम के बारे में सोचते हो, कैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ी और कैसे आपने क्या क्या अचीव किया। तो जब तक कि वो टाइम ना आ गया हो तब तक ये करते रहे, यानी अंटिल देयर रिटायरमेंट। और फार्मर का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, वो रिटायरमेंट तब होता है जब उसकी जो शरीर है, शरीर काम करना बंद कर देता है और फिर वो सिर्फ सोचता है उसके बारे में। तो तब तक ये इन्होंने काम किया। दिस वॉज द डेडिकेशन, दिस वॉज द लव फॉर द वर्क, दिस वॉज द हंगर फॉर द वर्क। ये थी उनकी जो एक नेटिव इंडिजिनस क्वालिटी। सेकेंड स्टैंजा भी पहले का ही कंटिन्यूएशन समझ लीजिए, जैसे उसमें था टिल द लॉन्ग सॉलिटरी ट्रैक्स एच्ड डीपर विद ईच लर्चिंग लोड। लर्चिंग मतलब कैरिंग लोड। वर पॉपुलस बिफोर हिज आईज एंड फेंट्स एंड एंजल्स यूज्ड हिज रोड। फेंट्स एंड एंजल्स मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। फेंट्स तो जैसे एनिमी होता है, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, करप्ट एंड ऑनेस्ट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, इविलसम एंड ऑनेस्ट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो वो, या फिर हेलुसिनेशंस। तो ये काम कब तक करते रहे अपनी पूरी लाइफ में, जब तक कि वो सॉलिटरी ट्रैक्स। तो स्टार्टिंग में तो रास्ते ऑस्ट्रेलिया के कच्चे रहे होंगे, कच्चे रास्ते होंगे, कच्चे रास्तों पर वो बैलगाड़ी, उस पर वो ट्रैक बनाते हुए वो बैलगाड़ी चले जाना। उन रास्तों से कहाँ तक का सफर किया, जब तक कि वो रास्ते पक्के ना हो गए हों और वो जो सुनसान गलियां, सुनसान रोड्स, वो लोगों से भर ना गए हों। यानी इन्होंने अपने सामने ही ऑस्ट्रेलिया को डेवलप होते हुए देखा, उस फेज से ये गुजरे, उस ट्रांजिशन को इन्होंने अपने आप विटनेस किया। सो टिल द लॉन्ग सॉलिटरी ट्रैक्स एच डीपर, एच मतलब क्या है, एनग्रेव। जब आप कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी या कुछ भी आप लेके चले आते हो तो उसके पहिए के निशान रह जाते हैं। तो वो ऐसा था जैसे कि एनग्रेविंग करी हो उन्होंने। When they carried their cart along the road, so there followed the tracks। है रोड जो ट्रैक्स होते हैं, तो वो व्हील प्रिंट्स गायब न हो गए। और गायब कब होंगे? When the road becomes solid, पक्की रोड। तो जब पक्की रोड न बन गई हो, और वो जो जब इनिशियली देयर वर नॉट मैनी पीपल, तो वो जब तक कि वो सुनसान गलियां भर ना गई हो लोगों से, हर तरह के लोग। वर पॉपुलस बिफोर हिज आईज एंड फेंट्स एंड एंजल्स यूज्ड हिज रोड। वो सारे तरह के लोग, जो प्रोफेशनल थे वो भी, जो अनप्रोफेशनल थे वो भी, जो प्रोग्रेस में बिलीव करते थे वो भी, जो नहीं करते थे वो भी, इन्होंने अपने सामने उस फेज को यहाँ पे गुजरते हुए देखा, उस टाइम को गुजरते हुए देखा। ऑल द लॉन्ग स्ट्रेनिंग जर्नी ग्रू अ मैड एपोकलिप्टिक ड्रीम, एपोकलिप्टिक डिस्ट्रक्टिव ड्रीम एंड ही ओल्ड मोजेस। अब यहाँ पे मोजेस की एक जो रेफरेंस है, मोजेस वर द पीपल ऑफ इजराइल हु फ्रीड द स्लेव्स फ्रॉम इजिप्ट, उनका रेफरेंस है यहाँ पे। सो दे द मेटाफोर ऑफ मोजेस इज यूज्ड फॉर दीज पीपल, दे आर नो लेस देन मोजेस। इन्होंने उस ऑस्ट्रेलिया को जो वो अपनी प्रिमिटिव स्टेज से लेकर के उस मॉडर्न स्टेज तक पहुंचाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो उस तरीके से दे आर नॉट लेस देन मोजेस themselves and all the slaves, all the long straining journey grew mad apocalyptic dream। तो वो स्ट्रेनिंग मतलब स्ट्रगलिंग, तो पूरी जर्नी जो थी वो स्ट्रगलिंग जर्नी ग्रू मैड एपोकलिप्टिक ड्रीम, जब तक कि वो पूरी जर्नी एक ड्रीम लाइक सिचुएशन में ना आ गई हो। ड्रीम लाइक मतलब क्या है कि when you are no longer able to do the hard work, so the work, the journey, the struggle that you have had so far becomes a dream for you। वो ड्रीम कैसा है कि अब उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हो, उसके बारे में सिर्फ आप बात कर सकते हो, because you are not physically fit to do that hard labor। तो वो एपोकलिप्स का यहाँ पे सेंस क्या है
कि जैसे एपोकलिप्स होता है डूम्स डे के लिए, यानी कि जब तक कि वो जर्नी उनके डूम यानी उनके लास्ट एज तक ना पहुंच गई हो, लास्ट टाइम तक ना पहुंच गई हो। एंड दे केप्ट ऑन वर्किंग अनटिल द वेरी लास्ट ब्रेथ, जब तक कि वो उनके हाथ पैरों में जान थी वो करते रहे, जब तक कि वो डूम्स डे ना आ गया हो। मतलब जब वो दे फेल्ट लाइक लीविंग द वर्ल्ड, वो होता है एक एपोकलिप्टिक ड्रीम। And he old Moses, so he was just like an old Moses, and the slaves his suffering and stubborn team. The slaves his suffering and stubborn team का मतलब ये है कि he was able to overcome his suffering and he was able to overcome his stubborn team. Such was the magic of his work that he controlled not only the bullocks but all the hardships of his life. जैसे कि old Moses ने इजिप्शियन सॉइल से उन स्लेव्स को फ्री कराया था, ऐसे ही यहां पर जितनी भी सफरिंग थी उन सफरिंग को इन्होंने अपना कंट्रोल में लिया, जितने भी हार्डशिप्स हो सकती हैं लाइफ की उसको कंट्रोल किया। सच वाज देयर लाइफ। देन इन हिज इवनिंग कैंप, अब इवनिंग कैंप रिफर्स टू द क्लोजिंग टाइम ऑफ वंस लाइफ, क्लोजिंग ऑफ वंस लाइफ। Beneath the half light pillars of the trees he filled the steepled cone, ये चर्च टावर, steepled cone of night with shouted prayers and prophecies. And ये काम कब तक चलता रहा? जब तक कि he was no longer physically fit to do the hard labor, and after that he became wise in years and he prayed for the progress of Australia. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप फिजिकली काम करने लायक नहीं रहते तो आप फिर अपनी विजडम को स्प्रेड करते हो, अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हो। जो ओल्ड पीपल हैं वो हर तरीके से, मतलब दे आर ऑफ इमेंस वैल्यू इवन इफ दे आर नॉट एबल टू वर्क, बिकॉज व्हेन दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, सो दिस एक्सपीरियंस इज वर्थ एनीथिंग। वो प्राइसलेस है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस वो प्राइसलेस है। तो वो कभी भी ओल्ड पीपल आर नेवर आउट ऑफ यूज। अगर वो फिजिकली काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस वो गाइडिंग फोर्स होता है, एक बीकन की तरह होता है। तो यहाँ पे वही है कि तो जब उनकी लाइफ अपने क्लोज पर आई तो वो फिर क्या हुआ कि एक एज्यूमिंग दैट दिस नाइट स्काई इज अ स्टीपल, इज अ चर्च, and then they have to raise a voice towards God in order to pray for the progress of Australia. जब तक कि वो काम करते रहे तब तक तो खुद कंट्रीब्यूट करते रहे टेंजिबली, और जब वो काम करने लायक नहीं रहे तो फिर they kept on praying for the welfare, for the progress, for the development, for the growth of Australia. While past the campfire's crimson ring, the star-struck darkness cupped around, and centuries of cattle bells rang with their sweet uneasy sound. और ये एक ऐसा समझ लीजिए कि द पर्सन हु इज काउंटिंग हिज डेज, हुज लाइफ इज नंबर्ड, उसका टाइम क्लोज पे है अपने। तो ये कब तक? जब तक कि वाइल पास द कैंप फायर्स क्रिम्सन रिंग, जहां पर वो बैठे हुए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जो अब एक मुसाफिर और वो अपना लास्ट जब जर्नी हो गई उसकी, तो एक जगह कैंप लगाया उसने और ही इज सिंपली वेटिंग फॉर द फाइनल टाइम टू कम। तो वो एक इनविजिबल कैंप के जो लाइट है, वो लाइट किसकी है? उसके एक्सपीरियंसेस की है, वो उसकी विजडम की है। वो लाइट क्या कर रही है? वो दैट इज एलिमिनेटिंग द डार्कनेस अराउंड हिम, जो अंधेरा है उसके चारों तरफ उसको वो हटा रही है। तो वो मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी विजडम वो क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक अ लाइट। दिस लाइट ड्राइव्स अवे ऑल द डार्कनेस अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द पीपल. So star, crimson ring star struck darkness cupped around him, and the centuries of cattle bells and rang with the sweet uneasy sound. और वो लास्ट क्लोज में अपने कैसा फील कर रहे हैं कि वो सेंचुरीज ऑफ कैटल बेल्स, मतलब पूरी कैटल बेल्स किसको रेफर करती हैं कि पहले लोग बैलों के गले में घंटी बांध लेते थे अपने आइडेंटिफाई करने के लिए भी और डेकोरेशन के लिए भी, या फिर उनकी अंधेरे में जब चलें तो उनकी आवाज़ सामने वाले को पता चल जाए कि दैट समथिंग इज कमिंग, समबडी इज कमिंग, तो वो रास्ता ढूंढने में आसानी रहे। तो वो मल्टीपल रीजंस के लिए। सो द साउंड ऑफ दैट कैटल बेल इज वेरी क्लोज टू द हार्ट, स्वीट अनईजी साउंड, मतलब यू डोंट वांट टू लीव दिस साउंड बिहाइंड, यू डोंट वांट टू लीव दिस वर्ल्ड। वो तब तक जब तक कि आपको एहसास हो जाए कि अब आपका टाइम
आ गया, नाउ द डेज आर नंबर्ड, नाउ इट इज टाइम यू लेफ्ट दिस वर्ल्ड, अब आपके जाने का टाइम आ गया। तब तक वो ये करते रहे। ग्रास इज अक्रॉस द वैगन ट्रैक्स, अब ये चेंजेस है, व्हाट ट्रांजिशन दे केम अक्रॉस, और जो चेंजेस उन्होंने फेस किए या चेंजेस उनके सामने क्या हुए, वो क्या हुए, ग्रास इज अक्रॉस द वैगन ट्रैक्स, जहां पे वो ट्रैक्स थे उनके ऊपर घास जम चुकी है। द प्लो स्ट्राइक्स बोन बीनीथ द ग्रास, शायद ऐसा है कि जहां पे उन इस तरह के लोग जो जितने फार्मर्स थे या जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनको जहां पे दफनाया गया होगा, उनके जो माउंट्स हैं, उनके जो ग्रेव्स हैं, सो द प्लो स्ट्राइक्स बोन बीनीथ द ग्रास, शायद जब भी कोई प्लोइंग होती होगी, जब भी कोई फार्मर प्लो करता होगा तो किसी ना किसी जो कब्र के ऊपर शायद जहां जो ऐसे दफना दिए गए होंगे उनकी कब्र पक्की नहीं होगी, सो दे कम अक्रॉस द बोन ऑफ सम सच पर्सन, सो प्लो स्ट्राइक्स द बोन बीनीथ द ग्रास एंड विनयार्ड्स कवर ऑल द स्लोप्स वेयर द डेड टीम्स वर यूज्ड टू पास। अब जहां पर ये जो डेड टीम्स मतलब जो बुलक्स जहां जहां पे वो जाते होंगे, अपना काम करते होंगे, गाड़ी को लेकर जाते होंगे या फिर प्लोइंग करते होंगे, हल जोतते होंगे, जिस जमीन पे वो काम करते होंगे, अब उन्हीं के नीचे वो दबे पड़े हैं। तो अब उसके ऊपर क्या है, देयर इज अ विनयार्ड कवर्स ऑल द स्लोप्स ग्रेप्स को, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके ऊपर एक जंगल सा बन गया। वो ट्रांजिशन गॉन आर द डेज व्हेन दे यूज्ड टू प्लो दीज फील्ड्स अंडरनीथ दे आर राइट नाउ। यहाँ पर उस एलिजी रिटन एंड कंट्री चर्चयार्ड को आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। वहाँ पे वो यही क्या बात कह रहे हैं कि ये जो सिमेट्री है, ये जो चर्चयार्ड है, इसमें वो सारे गांवों के लोगों की जो ग्रेव्स हैं जो कि अनसंग हीरोज रहे हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन को किसी ने ना तो समझा ना ही कभी जाना, लेकिन उनका दुनिया की प्रोग्रेस में, उस जगह की प्रोग्रेस में, आने वाली जनरेशन की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको एक्नॉलेज करना बनता है। दे डिजर्व द प्रेज which they did not receive during their lifetime. Such is the case here also. And the vineyards cover all the slopes where the dead teams used to pass. जिस जगह को वो हल जोतते थे, जिन ट्रैक्स को वो पार करके जाते थे, अब उन्हीं उसी जमीन के नीचे वो दबे हुए हैं। अब यहाँ पे एक प्रोफेसी है, मतलब एक विश है उनके लिए पोएट की तरफ से, ओ वाइन ग्रो क्लोज अपॉन दैट बोन एंड होल्ड इट विद योर रूटेड हैंड। वाइन किसको रिफर करती है कि वो जनरेशन, वो लेगेसी, वो जनरेशन, आने वाली जनरेशन से शायद ये कह रहा है। अगर आप लिटरली देखते हो तो उस पूरी जगह, उन खेतों में जहां पर उनकी कब्र थी, अब उसके ऊपर एक विनयार्ड बन चुका है, यानी कि जिस जगह पर वो रहते थे अब वो एक मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो विनयार्ड क्या है, वो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया है। और वो रूट्स को सिर्फ समझने की बात है, रूट्स को अपनी पहचानने की बात है, रूट्स को एक्नॉलेज करने की बात है। तो यहाँ पे वाइन, आप लिटरल वाइन को भी कह सकते हो जो खेतों में है, और या फिर आने वाली जनरेशन को भी कह सकते हो। तो मेटाफोरिकली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, ग्रो क्लोज अपॉन दैट बोन दैट एंड होल्ड इट विद योर रूटेड हैंड। तो उस वाइन से कह रही है कि यू जस्ट ग्रो एंड होल्ड द बोन ऑफ दीज पीपल क्लोजली विद रेस्पेक्ट। मेटाफोरिकली उन नेक्स्ट जनरेशन से है कि यू जस्ट ग्रो बट यू ऑल्सो कीप योर रूट्स इन हैंड, बिकॉज दीज रूट्स आर द लेगेसीज ऑफ योर फोर फादर्स। जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे उनकी लेगेसी को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। उसको अपने वर्क्स में, अपनी लाइफ में उन प्रिंसिपल्स को उतारने की ज़रूरत है जिन प्रिंसिपल्स को पूरी लाइफ उन लोगों ने जिया। These people lived their principles they abided by. ये है आने वाली प्रोफेसी। If you respect the dead, if you respect the old people, if you respect the native Australians, so the prophet Moses, अब ये वही prophet Moses हैं, एक तो biblical reference और दूसरा ये जो बुलक ड्राइवर जो कि अब नहीं है, वो जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, वो जो एबोरिजिन ट्राइब्स भी कह सकते हो, जो नेटिव ऑस्ट्रेलियन कौन थे, एबोरिजिनल ट्राइब, जो एबोरिजिन्स थे। सो द प्रॉफिट मोजेस फीड्स द ग्रेप। जिस तरीके से वो विनयार्ड है, विनयार्ड कब फ्रूटफुल होता है, व्हेन गॉड्स ग्रेस इज अपॉन दैट विनयार्ड।
तो यह ये लेगेसी जो है, ये लेगेसी तभी फ्रूटफुल होगी जब उन मोजेस की ब्लेसिंग्स होंगी। सो द प्रॉफिट मोजेस फीड्स द ग्रेप। ग्रेप किस चीज को रिफर कर रहा है? वो आपके फ्रूट को, वो आपकी मेहनत को, जो अब आप काट रहे हो, जो हार्वेस्ट अब काट रहे हो। तो वो हार्वेस्ट यानी जो प्रोग्रेस है इस समय ऑस्ट्रेलिया की, वो प्रोग्रेस will be guaranteed only when you stick to your roots, and that requires acknowledging the work of these farmers, these aborigines, these native Australians. Fruitful is the promised land, और ये promised land P कैपिटल तो एक biblical reference भी है, और यहाँ पर एक promised land मतलब एक जो ideal place, ideal country. If we believe in an ideal Australia, if we believe that democratic Australia, developed Australia, so it will be accomplished only when you stick to your roots, and that requires acknowledging the work of the unsung people. जो ये फार्मर्स हैं, जो ये बुलक कार्ट ड्राइवर जैसे लोग हैं, जिन्होंने अपने प्रोफेशन की सैक्रेडनेस को बनाए रखा, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को सुप्रीम समझा, उसी वजह से आप जो प्रोग्रेस इस समय एंजॉय कर रहे हो वो उन्हीं का ही देन है। उस तरीके से एक ये कमेमोरेशन है इन लोगों की लाइफ के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Hopefully I was able to make sense in the explanation of this poem. अगर आपके कोई questions हैं, you can always ask in the comment box below. So like this video and share it among your friends, and subscribe to the channel so that you don't miss the videos. Thank you so much.